Good morning class, this is Tushar sir. I'm going to teach physics chapter 3rd current electricity, and today's topic will be all about cell. All the previous topic like what is the charge, electric current density, drift velocity, temperature, dependence of resistance, color coding of the resistance, what is the EMF, all the previous topic we have already completed. अगर किसी भी ये जो लेक्चर है आपका ये हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, तो अगर किसी भी स्टूडेंट्स को अगर इसके प्रीवियस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ पे जाके आप वॉच कर सकते हो। सेकेंड थिंग, यहाँ पे मैंने जो भी नोट किया है वो पूरा का पूरा मैंने इंग्लिश में नोट किया है, बट ये जो लेक्चर है वो कंडक्ट है आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अभी प्रॉपर नोटबुक एंड पेन लेके बैठे हैं। मैं बीच बीच में मैं हिंदी में डिफिनेशन बोलता रहूँगा, तो आप प्रॉपर आप राइट करते रहना। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका वो आपका किसके बारे में है, आपका सेल के बारे में। तो सेल से पहले आपका एक टॉपिक था व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ईएमएफ क्या होता है ये मैंने आपका ऑलरेडी आपका डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अगर मैं आपसे शॉर्टकट में पूछता हूँ कि ईएमएफ क्या है, तो इसके प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि ईएमएफ एक्चुअल में क्या है। ईएमएफ आपका है एक एनर्जी है। ईएमएफ क्या है, एक एनर्जी है जो बैटरी जो या तो सेल प्रोवाइड करता है किसको, चार्ज को, पर यूनिट चार्ज को, जिसके कारण चार्ज आपका सर्किट में आपका मूव करता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ए टाइप ऑफ एनर्जी बाय प्रोवाइडिंग फ्रॉम बैटरी फॉर पर यूनिट चार्ज ड्यू टू विच द चार्ज कंप्लीट इट्स मोशन। वैद्युत वाहक बल एक प्रकार की ऊर्जा है जो बैटरी या तो सेल से मिलती है एकांक आवेश को, जिसके कारण एकांक आवेश उस पूरे परिपथ में गति करता है। इस प्रकार की जो ऊर्जा है, इस प्रकार की जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैद्युत वाहक बल। ठीक है, जैसे ये अगर मैं आपसे यहाँ पे आप एक डायग्राम देखो, डायग्राम में आपको क्या समझ में आता है। डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि एक सेल है, सेल के थ्रू आपका वायर कनेक्ट है, वायर से आपका कनेक्ट है एक बल्ब। ओके, अब यहाँ पे ये जो बल्ब है आपका ग्लो करता है। बल्ब आपका ग्लो क्यों करेगा, बल्ब आपका ग्लो इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पे सर्किट में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। सर्किट में करंट क्यों फ्लो हो रहा है, क्यों, क्योंकि चार्ज यहाँ पे इस सर्किट में क्या हो रहा है, चार्ज आपका मूव कर रहा है। चार्ज आपका मूव क्यों करेगा, सिंपल सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस से मूव क्यों करता है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल जिस स्टेट में है वो उस स्टेट में रहना चाहता है जब तक कि आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करो। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको पूछ रहा हूँ कि सर्किट में जो चार्ज है वो आपका मूव कर रहा है। चार्ज आपका मूव क्यों करेगा, सिंपल सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्यों, क्योंकि चार्ज के ऊपर कहीं ना कहीं चार्ज को एनर्जी मिल रही होगी। अब फिर से एक पॉइंट आता है कि चार्ज को यहाँ पर एनर्जी कहाँ से मिली। तो चार्ज को एनर्जी कहाँ से मिली, आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे क्या कनेक्ट है, बैटरी कनेक्ट है, तो चार्ज को एनर्जी कहाँ से मिली होगी, बैटरी के थ्रू चार्ज को एनर्जी मिली होगी। यानी बैटरी के अंदर कुछ न कुछ एनर्जी पहले से रही होगी। आपको ये पता है कि आप एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते। एनर्जी का लॉ क्या कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज ओनली वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो गिवन जो ये चार्ज है इसको एनर्जी मिली, तो एनर्जी कहाँ से मिली, एनर्जी तो कहीं से पैदा तो हो नहीं गई। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी कहीं ना कहीं कन्वर्ट हुई होगी। तो जो चार्ज को जो एनर्जी मिली वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो आती है बैटरी से। बैटरी के अंदर जो बैटरी के अंदर जो एनर्जी है, सेल के अंदर जो एनर्जी है, उस सेल के अंदर की एनर्जी को हम बोलते हैं कौन सी एनर्जी, केमिकल्स एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। अब ये जो ऊर्जा है केमिकल एनर्जी, ये जो बैटरी है इसके अंदर जो एनर्जी है वो केमिकल्स की फॉर्म में है, उसको हमने बोला केमिकल एनर्जी। तो ये जो ऊर्जा है, ये जो एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन को मिलती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आपका इस सर्किट में मूव करता है और वो कंडक्शन का यहाँ पे फॉर्मेशन आपका करता है, जिसकी वजह से आपका जो बल्ब है वो आपका ग्लो कर रहा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जो चार्ज है उसको जो एनर्जी मिलती है उसी एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब एनर्जी कहाँ से मिलती है, सेल से। सेल के अंदर क्या है, केमिकल से। तो आपका आज का जो लेक्चर होगा वो कंडक्ट होगा किसके बारे में, केवल सेल के बारे में, कि एक्चुअल में सेल के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन कैसा होता है, और ये जो एनर्जी होती है वो कन्वर्ट कैसे होती है, या ये आज के लेक्चर में हम पूरा का पूरा आपका डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग, डायग्राम देखो, यहाँ पे मैंने यूज किया एक बैटरी से कनेक्टेड है आपका यहाँ पे बल्ब, यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया एक स्विच।
अब यहाँ पे ये कंडक्टिंग वायर, जैसे आप इस स्विच को ऑन करोगे, जैसे मैंने इस स्विच को ऑन किया, आप क्या देखते हो कि ये जो बल्ब है ये ग्लो कर रहा है। सिंपल सी बात है, बल्ब ग्लो कर रहा है क्यों? कि यहाँ पे चार्ज आपके मूव कर रहे हैं। चार्ज मूव करेंगे क्यों? क्योंकि चार्ज को एनर्जी मिली। चार्ज को एनर्जी कहाँ से मिली? चार्ज को एनर्जी किसने दिया था? इस बैटरी ने। बैटरी के अंदर जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर है? केमिकल्स के फॉर्म में एनर्जी स्टोर है। उस एनर्जी को हमने कौन सी एनर्जी बोला? केमिकल्स एनर्जी। तो सबसे पहला पॉइंट, बैटरी के जो अंदर जो ऊर्जा संग्रहित होती है उस ऊर्जा को हम बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। द एनर्जी स्टोर इन द बैटरी इन द केमिकल फॉर्म, दैट एनर्जी इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। फिर इसके अंदर जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी है। ये एनर्जी किसको मिली? चार्ज को मिली। जैसे ये एनर्जी चार्ज को मिली, चार्ज आपका मूव करता है। चार्ज आपका मूव करता है तो चार्ज यहाँ पे कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब वो वैद्युत धारा का निर्माण कर रहा है। तो ये जो चार्ज के पास जो एनर्जी है जिसके कारण आपका आवेश यानी कि जो इलेक्ट्रॉन वो गति करता है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वैद्युत धारा। अब अभी आप देखोगे तो एनर्जी देखो धीरे धीरे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे से तीसरे फॉर्म में, इस तरीके से आपकी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। पहले एनर्जी किस फॉर्म में थी? केमिकल्स के फॉर्म में। बैटरी के अंदर जो एनर्जी होती है वो होती है केमिकल के फॉर्म में, जिसको आप बोलते हो केमिकल एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म में। आवेश को एनर्जी मिली, आवेश को, चार्ज को जब एनर्जी मिलती है तो इसके पास जो एनर्जी स्टोर है, इसके पास, जिसके कारण ये जो चार्ज है ये आपका मूव कर रहा है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा। अब देखो जब ये चार्ज आपका यहाँ पे मूव करता है तो पॉजिटिव चार्ज से कोलाइड करता है। वायर के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होंगे। जब वो पॉजिटिव चार्ज से कोलाइड करेगा तो हीट जनरेट होगा, और ये जो हीट है ये एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगी? रेडिएट हो जाएगी। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। वैद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गई? उष्मा ऊर्जा में। यानी कि अब देखो एनर्जी आपका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में आपकी धीरे धीरे क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है। पहले आपकी केमिकल एनर्जी थी, रासायनिक ऊर्जा, कन्वर्ट हो गई किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वैद्युत ऊर्जा में। जब चार्ज आपके मूव कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज से कोलाइड करेंगे। जब पॉजिटिव चार्ज से कोलाइड करेंगे तो हीट जनरेट होगा, और ये हीट आपका एटमॉस्फेयर में रेडिएट हो जाएगा। दैट एनर्जी इज कॉल्ड हीट एनर्जी, उष्मा ऊर्जा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आता है। तो मैंने यहाँ पे टॉपिक का जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि ये बताओ सेल का काम क्या है। सेल क्या कर रहा है? ये जो एनर्जी है केमिकल एनर्जी, इसको क्या कर रहा है? किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। सेल क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? केमिकल एनर्जी को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है? आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो सेल क्या है? सेल इज ए टाइप ऑफ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, सेल इज ए टाइप ऑफ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल एक प्रकार का डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ओके, मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है, केमिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रासायनिक ऊर्जा जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? वैद्युत ऊर्जा में। तो पहला क्वेश्चन कि केमिकल एनर्जी किसे कहते हैं? तो केमिकल एनर्जी किससे बोलोगे? द एनर्जी स्टोर inside the cell in the chemical form, that energy is called chemical energy। किसी भी सेल के अंदर जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो केमिकल्स के फॉर्म में संग्रहित होती है। इस ऊर्जा के मान को हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। सेल का काम क्या होता है? सेल एक प्रकार की ऐसी डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। अब ये जो चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है? वैद्युत ऊर्जा। पहले ये रासायनिक ऊर्जा थी, ये ऊर्जा कन्वर्ट, ये जो सेल था इसने अपनी ऊर्जा दे दी किसको? इस चार्ज को। चार्ज मतलब यहाँ पे क्या होना है? इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास जो ऊर्जा आ गई उस ऊर्जा को आप बोलते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा। द एनर्जी पासेस टू द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द एनर्जी पासेस टू द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन के पास रही हुई ऊर्जा के मान को हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ओके, आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी हम यहाँ पे डील करने वाले हैं कि ये जो सेल है, सेल के अंदर जो एनर्जी है वो तो केमिकल के फॉर्म में है। अब ये एनर्जी को आप बोलते हो केमिकल एनर्जी, और ये एनर्जी कन्वर्ट होती है किस में?
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि ये जो सेल है ये अपनी एनर्जी किसको देता है, चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को, जिसके कारण ये जो एनर्जी है ये कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अब इस सेल के अंदर का पूरा प्रोसेस कैसे होता है ये हम डील करते हैं यहाँ पे, कि सेल एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अभी सेल के अंदर का स्ट्रक्चर कैसे होता है ये हम डील करते हैं। देखो सेल के अंदर जो सेल के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली में वर्क कैसे करता है वो समझो। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, प्रैक्टिकल में जो सेल है वो आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा। सेल क्या है, एक उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन फिलअप है, उसके अंदर 2 रॉड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उसके साथ एक वायर कनेक्ट है, उसके साथ एक बल्ब कनेक्ट है, यानी रियल में आपका ऐसा होता है। समझने के लिए यहाँ पे देखो, इस वाले डायग्राम में देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक कंटेनर है, इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भरा। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, तो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इन द सेंस HCl H2SO4, दैट इज द कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। तो इसके अंदर मैंने एक सल्फ्यूरिक एसिड का एक सोल्यूशन लिया डाइल्यूट, तो H2SO4। H2SO4 को अगर आप ब्रेक करते हो तो दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 आयंस, पॉजिटिव आयंस एज वेल एज नेगेटिव आयंस। H2SO4 will be divided into H plus and SO4 minus minus, H plus and SO4 minus minus। अगर आप H2SO4 को डिवाइड करते हो तो आपके पास ये स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट आप यहाँ पे समझ लो, ये आपका सेकेंड चैप्टर में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता में आपके पास यहाँ पर एक चार्ज है Q1, आपके पास यहाँ पर एक चार्ज है Q2, दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है R, चार्ज Q1, चार्ज Q2, the distance between both the charge will be R, then what is the total energy of that system। तो इस सिस्टम की पूरी एनर्जी कितनी होगी, तो इस सिस्टम की पूरी एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। Q1 फर्स्ट चार्ज, Q2 another charge, the distance between both the charge will be R, then what is the total energy of the system, K Q1 Q2 अपॉन R। ये इस फॉर्मूले से आप किसी भी सिस्टम आप चार्ज की एनर्जी क्या कर सकते हो, आप फाइंड कर सकते हो। ओके, तो अभी जैसे यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इन द सेंस H2SO4 को अगर आप ब्रेक करते हो तो दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 आयंस H प्लस एंड SO4 माइनस माइनस, H प्लस एंड SO4 माइनस माइनस। देन अब ये भी फॉर्मूला आपको पता है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पर आपने एक जिंक की रॉड को डिप किया। पूरा डायग्राम आपको नहीं देखना है, जैसे जैसे मैं डायग्राम आपको एक्सप्लेन करूंगा आपको डायग्राम उसी के अकॉर्डिंग देखना है। अभी आपको क्या सपोज करके चलना है कि आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है H2SO4, ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, इसके अंदर मैंने जिंक की रॉड को डिप किया। अब देखो ये जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ये 2 आयंस में है, H प्लस और SO4 माइनस माइनस। तो ये जो SO4 माइनस माइनस है ये आपका यहाँ पे ये कौन है, ये जिंक है, ये तो SO4 आपका जिंक के साथ भी कंबाइंड हो सकता है और SO4 आपका ये H प्लस के साथ भी जो पहले से था उसके साथ भी हो सकता है। तो SO4 का जो आयन है ये देखो यहाँ पे ये SO4 माइनस माइनस है, ये जिंक की रॉड है, यहाँ पर H प्लस के ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं। तो ये जो SO4 है ये H प्लस के साथ कंबाइंड होगा कि SO4 आपका जिंक के साथ कंबाइंड होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब देखो ये जो SO4 है ये किसके साथ कंबाइंड होना चाहेगा, तो आपको ये पता है यूनिवर्स का ये लॉ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा और हमेशा अपने लोवेस्ट एनर्जी के स्टेट में रहना चाहता है, हमेशा और हमेशा लोवेस्ट एनर्जी के स्टेट में वो रहना चाहता है। मान लो ये एक चौक है, मान क्या लो ये चौक ही है, ठीक है, तो चौक का कुछ ना कुछ मास हो गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स G, ग्रेविटी G, ये ग्राउंड से कुछ ना कुछ H साइड पे है, ये बताओ तो इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, स्थित ऊर्जा, इसका मास m, G की वैल्यू 9.8, सब ग्राउंड से हाइट कितना H, इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी है। अब मैंने इसको ड्रॉप किया, मान लो कि अभी सपोज कर लो कि इसकी जो एनर्जी है वो है 100 जूल। अब मैंने इसको ड्रॉप किया, ये तो अगर आप इसको यहाँ से आप एक्सटर्नल फोर्स हटाते हो, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या हुआ कि जो मैंने इसको पकड़ के रखा है, अगर मैंने इसको अगर मैंने इस पे से एक्सटर्नल फोर्स हटाया तो ये चौक कहाँ जाएगा, अगर मैंने यहाँ पे रिलीज किया तो ये तो नीचे जाएगा। नीचे जाने का मतलब क्या हुआ, ये नीचे जाने, ये तो ये चौक अगर नीचे जाता है तो कंडीशन क्या है, और अगर ये चौक ऊपर जाता है तो कंडीशन क्या है। अगर ये चौक नीचे जा रहा है इट मीन्स द एनर्जी विल बी डिक्रीज,
यहाँ पे एनर्जी कितनी है mg ग्राउंड से हाइट, यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी mg ग्राउंड से हाइट, देखो h डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे एनर्जी कितनी है mg ग्राउंड से हाइट, यानी कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये इनिशियल स्टेट है। अगर ये बताओ यहाँ पे एनर्जी कितनी है mgh, ये बताओ h ये हो गया इंक्रीज हो गया, चौक कहाँ पे मूव कर रहा है, लोवेस्ट एनर्जी की स्टेट में कि हायर एनर्जी की स्टेट में, द चॉक विल बी मूविंग इन द स्टेट ऑफ लोवेस्ट एनर्जी, लोवेस्ट एनर्जी। इसकी एनर्जी कम कहाँ पे है, नीचे की तरफ, तो चॉक कहाँ पे जा रहा है, नीचे की तरफ। तो यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, वो हमेशा हमेशा कौन सी स्टेट में रहना चाहता है, आपका लोवेस्ट एनर्जी की स्टेट में वो हमेशा हमेशा रहना चाहता है। ओके, वो कहाँ पे जाना पसंद करेगा, जहां पे उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। वो हायर एनर्जी में जाना कभी भी पसंद नहीं करेगा। ओके, तो फिर से क्वेश्चन की SO4 माइनस माइनस जिंक के साथ कंबाइंड होगा कि SO4 माइनस माइनस वो H के साथ कंबाइंड होगा। तो सिंपल सी बात है कि SO4 माइनस माइनस किसके साथ कंबाइंड होगा, जिसके साथ उसकी एनर्जी क्या हो, कम हो, वह हमेशा हमेशा लोवेस्ट एनर्जी की स्टेट में जाना चाहता है। अब SO4 अगर आपका H के साथ कंबाइंड होता है, SO4 माइनस माइनस अगर ये H के साथ कंबाइंड होता है तो आपने देखा कि उसकी एनर्जी क्या है, हायर एनर्जी। पहले ये बताओ, पहले SO4 किसके साथ कंबाइंड था, पहले तो H के साथ कंबाइंड था ना, तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। जब आपने देखा कि SO4 आपका जिंक के साथ कंबाइंड होता है तो उसकी एनर्जी लोएस्ट एनर्जी है, यानी कि जो उसकी ऊर्जा है वो कम हो रही है, ये कम हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि SO4 किसके साथ जाना पसंद करेगा, SO4 किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो SO4 विल बी रिएक्टेड फॉर विथ जिंक, नॉट H प्लस। समझ में आ रहा है, SO4 रिएक्ट विथ जिंक नॉट फॉर H प्लस। SO4 किसके साथ रिएक्ट करेगा, जिंक के साथ रिएक्ट करेगा और किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, आपका जिंक सल्फेट का। तो जब SO4 आपका जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो उसकी एनर्जी कम है, लो एनर्जी, एंड व्हेन द SO4 रिएक्ट विद द H प्लस द एनर्जी स्टेट विल बी हायर एनर्जी, मींस व्हेन द जिंक गोज फ्रॉम हायर एनर्जी टू द लोअर एनर्जी। अभी जिंक किसके साथ में है, हाइड्रोजन के साथ, तो इसकी एनर्जी क्या है, हायर है। व्हेन जिंक रिएक्ट विथ जब आपका SO4 आपका H के साथ है, जब आपका SO4 आपका H के साथ है तो इसकी एनर्जी क्या हायर है, व्हेन SO4 कंबाइंड विथ H दैट एनर्जी विल बी हायर। व्हेन SO4 रिएक्ट विथ जिंक द एनर्जी विल बी डिक्रीज, यानी कि एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। कम होने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि मेरी एनर्जी 15 जूल है, मान लो कि मेरी एनर्जी कितनी है 15 जूल, मुझे ऐसी जगह पे जाना है जहाँ की एनर्जी कितनी हो 10 जूल, ठीक है, मेरी यहाँ पे एनर्जी कितनी है 15 जूल, मुझे ऐसी प्लेस पे जाना है जहाँ की एनर्जी कितनी हो 10 जूल। ये बताओ अगर मुझे उस प्लेस में जाना हो तो मुझे 5 जूल की जो एनर्जी है वो मुझे रिलीज करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, 5 जूल की एनर्जी रिलीज कर दिया, अभी मेरी एनर्जी कितनी हो गई 10 जूल, तो मैं वहाँ पे जा सकता हूँ उस प्लेस पे। ओके, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर if the object move from higher energy to the lower energy it means the object will release some type of energy। ऑब्जेक्ट अगर आपका कोई भी पार्टिकल अगर वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो पहले SO4 किसके साथ कंबाइंड था, H के साथ। अभी जब SO4 H के साथ कंबाइंड था तो एनर्जी कैसी थी, हायर। जब SO4 आपका जिंक के साथ कंबाइंड होगा तो एनर्जी कैसी हो जाएगी, लोअर। मीन्स SO4 आपका हायर से लोअर में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जब आपका SO4 जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो 100% कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। ये जो एनर्जी रिलीज करता है ना, अब ये एनर्जी रिलीज कैसे होती है वो समझो आप। SO4 माइनस माइनस एक आयन है, जिंक आपका एक मेटल है, तो SO4 माइनस माइनस अभी जिंक के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। आयन आपका आयन्स के साथ रिएक्ट करेगा, तो SO4 माइनस माइनस रिएक्ट कब करेगा, जब यहाँ पे Z आपका एक आयन हो। तो Z जिंक को आयन में, अभी तो Zn आपका Zn प्लस प्लस में कन्वर्ट कैसे होगा, Zn आपका Zn प्लस प्लस में कन्वर्ट कैसे होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। अगर किसी एलिमेंट के ऊपर प्लस साइन है इसका मतलब क्या हुआ कि उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, और अगर किसी एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव साइन है इसका मतलब क्या हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो यहाँ पे साइन कैसा है, प्लस। इसका मतलब क्या हुआ
कि जिंक को अगर Zn++ में कन्वर्ट होना है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन आपको लॉस करना पड़ेगा। तो जैसे ही जिंक आपका 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इट मीन्स द जिंक विल बी कन्वर्टेड इनटू Zn++। When zinc loses 2 electron, the zinc will be converted into positive ions of the zinc Zn++। तो जब आपका Zn 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका Zn++। और जैसे ही Zn++ होगा वैसे ही आपका SO4- उसके साथ रिएक्ट करेगा और SO4- एंड Zn++ विल बी कंबाइंड एंड फॉर्म जिंक सल्फेट ZnSO4। SO4 जिंक के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा? Zn++ के साथ। तो Zn को Zn++ में कन्वर्ट कैसे करोगे? ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन आपका लॉस करेगा। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वैसे इसके ऊपर क्या आ जाएगा? Zn++। तो जैसे ही Zn++ आएगा, SO4 इसके साथ क्या हो जाएगा? कंबाइंड हो जाएगा। ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जब तक ये मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो जब तक ये 2 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से निकलेगा नहीं तब तक आपका जिंक आपका Zn++ में कन्वर्ट नहीं होगा। और जब तक जिंक आपका Zn++ में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक आपका वो SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और जब तक रिएक्ट नहीं करेगा तब तक आपकी एनर्जी आपकी रिलीज नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? तो SO4 को Zn++ के साथ रिएक्ट कराने के लिए आपको यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो जिंक ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालने के लिए आपने यहाँ पे एक रॉड और इंसर्ट किया। वो रॉड किसकी है? कॉपर की रॉड है। और इसको आपने एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर आपने यूज कर लिया एक बल्ब, या तो जो भी आपको ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज करना है, या तो आप उसको बोल सकते हो रेजिस्टेंस। सर्किट कंप्लीट। इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए सर्किट का कंप्लीट होना जरूरी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे पास तो है, बट इसको निकलने के लिए रास्ता नहीं है। अभी देखो इसको रास्ता मिल गया, इसको पाथ मिल गया। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसका इस वायर से कनेक्ट होगा, दैट इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग इन द कंडक्टिंग वायर इन द सर्किट। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आपका इस कंडक्टिंग वायर में आपका मूव करता है, इट मीन्स द कंडक्शन विल स्टार्ट। जब आपका ये इलेक्ट्रॉन आपका इस सर्किट में मूव करेगा तो आपका यहाँ पर किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा? आपका कंडक्शन का। तो मैंने थर्ड लाइन लिखी है, व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन मूव्स कंडक्शन विल स्टार्ट। जैसे ही जिंक के द्वारा रिलीज किया हुआ इलेक्ट्रॉन परिपथ में गति करता है, वैसे ही यहाँ पे धारा का निर्माण आपका स्टार्ट हो जाता है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन गोज टू द सर्किट, द कंडक्शन विल बी स्टार्ट इन द सर्किट। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि ये जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। 2 इलेक्ट्रॉन जैसे रिलीज किया, आपका सर्किट में करंट फ्लो हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, उसके पास एनर्जी कितनी होगी? तो एनर्जी कितनी होगी? जितना SO4H के साथ कंबाइंड था तो एनर्जी सपोज करो कितनी है? 20 जूल। जब SO4 आपका जिंक के साथ कंबाइंड होगा तो एनर्जी सपोज करो कितनी है? 15 जूल। हायर एनर्जी, लोअर एनर्जी। तो जब आपका SO4H को छोड़ के जिंक के साथ आ रहा है तो एनर्जी कितनी रिलीज कर रहा है? 5 जूल। ये आपको एक समझाने के लिए मैंने बताया, यानी कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो वो जो एनर्जी रिलीज कर रहा है ना, दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, यही एनर्जी आपकी रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में आपकी रूपांतरित होती है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ओके, अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपका आ गया यहाँ पे। ये एक SO4 एक जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। दूसरा SO4 है, दूसरे जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन और रिलीज करेगा। तीसरा SO4 तीसरे जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन और रिलीज करेगा। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस रिलीज होते रहते हैं और सर्किट में आपका कंडक्शन आपका लगातार आपका चलता रहता है। जब ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आ गया, तो अब देखो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। यहाँ पे कौन है? H+। तो ये H+ पॉजिटिव है, तो H+ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। H+ है, ये पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और ये H+ यहाँ पे ऊपर प्लस साइन है, प्लस साइन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जब ये H+ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो सिचुएशन क्या होती है? यहाँ पे देखो H+ आपका इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइंड होता है। H+ कंबाइंड विथ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म H+ combined with electron and form H।
H प्लस आपका जैसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइंड होगा, ये तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो न्यूट्रल हो गया, H हो गया। ये आपका एक इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइंड हुआ तो H हुआ। ऐसे दूसरा H प्लस आपका एक इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइंड होगा, वो भी H हो जाएगा। तो दो H, एक H और एक H दोनों कंबाइंड होंगे, क्या फॉर्म कर लेंगे, H प्लस H, H2। ये आपका एक गैस है, H2 गैस। और जैसे यहाँ पे गैस बनता है, ये गैस आपका ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, आपका वेपोराइज। ये जो गैस है H2 गैस, ये क्या हो जाती है, वेपोराइज इन एटमॉस्फेयर। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, ये H प्लस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके क्या बनाया, H। दूसरा H प्लस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके क्या बनाया, H। तो H के दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों मॉलिक्यूल कंबाइंड होकर किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन गैस का। दैट हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होता रहता है, वैसे वैसे जो इलेक्ट्रोलाइट्स का जो अमाउंट है, दैट विल बी डिक्रीजिंग। और इस तरीके से आपका जिंक दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, जिंक प्लस प्लस में कन्वर्ट होता है, जिंक SO4 के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनाता है। ये इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जिसके कारण सर्किट में एनर्जी फ्लो होती है। यहाँ पे एनर्जी थी, कौन सी एनर्जी थी, पूरी केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दैट केमिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो रासायनिक ऊर्जा है, ये किसमें कन्वर्ट हो गई, वैद्युत ऊर्जा में। इस तरीके से आपका जो सेल है वो आपका इस तरीके से आपका काम करता है। अभी फिर से क्वेश्चन, ये जो इलेक्ट्रॉन था, इसको जो एनर्जी मिल रही है, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहाँ से मिली, इस केमिकल से। इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, EMF। और EMF का फॉर्मूला होता है W/Q और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो ये पूरा का पूरा आपका सेल का प्रोसेस था, ये आपको अच्छे से समझना था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे किरचॉफ लॉ के बारे में। थैंक यू क्लास। किरचॉफ लॉ से पहले हम डिस्कस करेंगे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में और टर्मिनल वोल्टेज के बारे में।